हमारे महापुरुष के जो आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन के बदौलत जो 1848 से 1956 तक चला, उसके फलस्वरूप हमको भारतीय संविधान मिला और हमको हक अधिकार मिला। जो हम प्रतिबंधित लोग थे वो लोग समाज में रूपांतरित हुए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि समाज में कैसे रूपांतरित हुए, क्योंकि सहजमाज मतलब जो समान है और जिनको समान अधिकार है उनको समाज बोला जाता है, ये परिभाषा है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोज हु कैन इंटरब्रीड और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और शेयर अ कॉमन फूड चैन, दोज कॉल्ड स्पीसीज, मतलब उनको वह प्रजाति बोला जाता है। तो हमारे पुरखों ने हमारे लिए भारतीय संविधान के अंदर जो 1848 से लेकर 1956 तक चला, जिसके अंदर 110 साल का समय लगा हमको और हमारी 10 पीढ़ियाँ लगी उसके अंदर। तो उसके फलस्वरूप हमको जो समाज में रूपांतरित किया गया भारतीय संविधान के माध्यम से, वो क्या था? SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, आदमी, औरत, ट्रांसजेंडर और ओपन कैटेगरी। इस माध्यम से हम लोग समाज हैं। इस माध्यम से हम डॉक्टर बन सकते हैं, इस माध्यम से हम इंजीनियर बन सकते हैं, इस माध्यम से हम वोट डाल सकते हैं, इस माध्यम से हम अध्यापक बन सकते हैं, इस माध्यम से हम प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इस माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, इस माध्यम से हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस माध्यम से हम संसद में जा सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो व्यवस्था थी इंडिया के अंदर, उनके अंदर यहाँ से जो रास्ते, जो ये सब माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो रास्ते थे वो प्रतिबंधित थे। तो उसको भारतीय संविधान ने खोला। लेकिन खोला कैसे गया? खोला हमारे महापुरुषों ने खोला। किस माध्यम से खोला? संगठन के माध्यम से खोला। तो संगठन शक्ति कि इस दुनिया में सबसे जो बड़ी बीमारी है वो मानसिक बीमारी है। कैसे? कि हमारे पुरखों को छला गया था कि क्या कह के कि आप जो लोग हो वो पिछले जन्म में आपने काम सही से नहीं किया था, तो इसीलिए आप जो दोषी लोग हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो है हमारी ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी और अगले जन्म में आप जाके ब्राह्मण बनोगे, तो उसके लिए आप अपना जीवन लगाओ। और हमारे सरल जो पुरखे थे उन लोगों ने यही काम किया और फुलता क्या हुआ कि हमको गुलामी को स्वीकार किया। लेकिन जब 1950 में जब संविधान का निर्माण हुआ और ये अमल में आया, तो उसके बाद वो शब्द को बदल दिया गया, लेकिन उसके आवरण में, और इसको बोलते हैं, सिद्धांत को बोलते हैं सबलिंगुअल मैसेजिंग, मतलब बैकग्राउंड के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाए कि उसको आदमी ग्रहण करेगा तो अपने हित को छोड़ के वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा। उसको दीर्घभ्रमित भी बोल सकते हैं। कैसे? कि इस देश के अंदर जो समस्या है वो समस्या ये है कि यहाँ पे आरक्षण लगा हुआ है, इस वजह से समस्या है। दूसरा क्या बोला गया? कि आरक्षण वाले लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तीसरा क्या बोला गया? कि इससे जातिवाद फैलता है। चौथा क्या बोला गया? कि इस पर कम नंबर के लोग आते हैं। तो ये बात लगातार किसी भी माध्यम से, संगठन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, ये बात निरंतर लगातार 365 दिन हर मिनट बोली जाती है। तो इससे क्या हुआ? हमारे समाज के अंदर जिसको खाली एकेडमिक एजुकेशन मिली थी 1947 के बाद, ओनली एकेडमिक एजुकेशन मिली थी, जो संगठन के प्रभाव में नहीं था, महापुरुषों के विचारधारा के प्रभाव में नहीं था, उसका मन मस्तिष्क क्या तैयार हुआ? उसके अंदर अपराध बहुत निर्माण हुआ और प्रतिक्रिया में वो जो है अपने आप को जनरल बनने के लिए, कि हम जनरल कैसे बने, जनरल बनने के लिए वो फाइट करता रहा। और जनरल जब आप बनते हो तो आप SC, ST, OBC नहीं बनते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? कि आप जब जनरल को आदर्शवाद मानते हैं तो आप SC, ST, OBC के अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारे पुरखे पहले ब्राह्मण बनने के लिए अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, तो आज 21वीं सदी में, 21वीं सदी के अंदर हमारे जो समाज है वो अपने SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिसको आर्टिकल 341, 42 और 43 में अधिकार मिला,
वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसको जब तक हम देखेंगे नहीं, संगठन के दृष्टिकोण से देखेंगे नहीं और महापुरुषों के दृष्टिकोण से देखेंगे नहीं, तो हमारे समझ में कुछ आने वाला नहीं है। अगर हम अपने आप को आज हमारे समाज में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मानते हैं, तो या बैकवर्ड क्लास मानते हैं, तो बैकवर्ड क्लास के नाम पे जो कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग मुस्लिम भी हैं, और साउथ में रहते हैं वो क्रिश्चियन भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट भी हैं, और कुछ लोग हिंदू माइथोलॉजी को मानते हैं और कुछ लोग लिंगायत को मानते हैं। तो यानी कि बैकवर्ड क्लास के नाम से हम लोग धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं। दूसरा बात आती है कि जाति का। तो जो बैकवर्ड क्लास के अंदर या शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर या शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर एक फॉरवर्ड कास्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे OBC लेते हैं, यादव हो गए, गुजर हो गए या जाट हो गए, और एक बहुत बैकवर्ड क्लास होती है बिहार में जैसे ताती जाति जिसको बोलते हैं। तो अगर एग्ज़ाम होता है, डॉक्टर का एग्ज़ाम होता है या प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है या किसी कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर जो सहभाग करते लोग हैं, अगर 400 नंबर गुजर जाति या यादव जाति के आते हैं और 410 नंबर ताती जाति के आते हैं, तो छोटी जाति वाले बैकवर्ड क्लास के आदमी को ले लिया जाता है और बड़ी जाति वाले को छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि हमारे पुरखों ने अपने आंदोलन के माध्यम से जो भारतीय संविधान दिया उसमें आधिकारिक रूप से धर्म को नलीफाई कर दिया गया, दूसरा जाति को नलीफाई कर दिया गया। अब हमारे महापुरुषों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो बहुत बड़ा वर्ग है वो कभी मुख्य धारा में नहीं आया, उसको कभी आज़ाद नहीं कर दिया गया, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर के हों। वो कौन सा वर्ग था? महिला। तो महिलाओं को हमेशा जो है इस देश के अंदर जब मातृ सभ्यता समाप्त हुई उसके बाद हमेशा अधिकार वंचित रखा गया और उसको भरोसे कर रखा गया। पहले जिस घर में जन्म लेती है उस पिता के बदौलत, दूसरा जिस घर में वो जाती है उसके ऊपर छोड़ दिया, तो उसके खुद के हक अधिकार नहीं थे। तो हमारे महापुरुषों ने अगर ये देखा, अगर वो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कन्वर्ट माइनॉरिटी और यहाँ तक कि तमाम ओपन कैटेगरी या जिसको तथाकथित जनरल बोला था उनकी महिलाएं हैं, अगर 420 नंबर वो लेके आती है महिला, तो बैकवर्ड क्लास में दोनों जो पुरुष हैं उनको ख़त्म कर दिया उनके अधिकार को, और महिला का अधिकार पहले जा जाता है। यानी कि हमने भारतीय संविधान के माध्यम से हमने धर्म खत्म कर दिया, हमने जात खत्म कर दी। अब तीसरा बात आती है, हमने लिंग भेद खत्म कर दिया। इन लोगों के पास मेरिट नहीं है। आपका जो दोस्त होगा, जो आपसे डेवलप्ड होगा, जो अपनी विचारधारा को जानता होगा, जो अपने संगठन को पढ़ता होगा, वो आपके पास आएगा और साधारण निर्मल शब्द से एक बात कहेगा, देखो यार ऐसा है, मेरी तुमसे कोई निजी रूप से लड़ाई नहीं है, लेकिन तुम आते हो 800 में से 500 नंबर पे, मैं आया हूँ 800 में 600 नंबर पे, तो 100 नंबर मैं फालतू लेके आया हूँ। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मेरा भाई डॉक्टर नहीं बन पा रहा, आप डॉक्टर बन रहे हो। तो ये जो मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, आप क्या करो, आप अगले पीढ़ी के अंदर आप जनरल से फॉर्म भरो और आप 600 नंबर लेके आओ। मेरा आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। और हमारा जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बेस्ट ब्रेन, जिसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं, वो इस अपराध बोध का शिकार हो जाता है क्योंकि संगठन उसने पढ़ा ही नहीं है। वो ये सोचता बात तो सही कह रहा है कि मेरे 100 नंबर कम है और उसके 100 नंबर ज़्यादा है, तो इससे मेरिट कंप्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी आप राजस्थान में रेगिस्तान में आप जाते हो, तो आप दूर पानी की तलाश में जाते हो, तो आपको हर 1 किलोमीटर पे आपको पानी दिखेगा, लेकिन जब उसके पास आप जाओगे तो पानी नहीं होगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं अवधारणात्मक विकलांगता, कि आप जो महसूस कर रहे हो वो स्थिति ना होकर कुछ और होती है। जैसे स्विमिंग पूल में आपने चांद को देख लिया और बोला मैं चांद की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? पताल की तरफ जा रहे हो। तो ये कैसे है? जब तक आप संगठन नहीं पढ़ोगे और विचारधारा नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ में आने वाली नहीं है। हमको भी समझ में नहीं आई थी, हमको भी यहाँ पे आके समझ में आई। कैसे कि तमाम सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो मानव अधिकार देते हैं संगठन, जैसे यूनिसेफ, WHO, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी लगी हुई है वहाँ वहाँ एक इंसान को एक इकाई माना जाएगा और उसको जानवरों से भिन्न करने के लिए सारे ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार दिए जाएंगे।
अगर उसको मानव अधिकार मिलते हैं, उस संख्या अनुपात में हिस्सेदारी होती है और वो वहाँ का मूल निवासी है, तो संख्या अनुपात में उसके खेत खलिहानों पे, उसके प्राकृतिक संसाधनों पे, जल जंगल ज़मीन पे उसका स्वामित्व होता है। तो ऐसा माना जाएगा कि डेमोक्रेसी लगी हुई है। अगर उसको संख्या बल पे उसके अनुपात में हिस्सेदारी नहीं है तो ऐसा माना जाएगा वो डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, तो 130 करोड़ में से अगर SC ST OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी 110 करोड़ लोग हैं, यानी कि हर 7वां इंसान दुनिया का हमारा मूल निवासी है। तो उस 7वें इंसान के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है, तो 100 अगर बच्चे बैठते हैं उसके अंदर, तो 100 में से 90 जो है SC ST OBC के बैठने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बैठते हमारी जिनकी जनसंख्या इस दुनिया के अंदर 1/7 है, उनके प्रतिनिधि बैठते हैं उस एग्ज़ाम के अंदर 10, और जिनकी संख्या 10% से 15% है उनके बैठते हैं 90। तो अब क्या होता है कि कंपटीशन 9 गुना उधर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ओवर रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, जो मेरिट में से 800 में 700 नंबर जो आएंगे वो ओपन कैटेगरी जनरल के आएंगे, और 100 में से 5 बैठते हैं OBC, 3 बैठते हैं SC, 2 बैठते हैं ST, तो 5 OBC के आएंगे 600 नंबर, 3 SC के बैठे थे उनके आएंगे 500 नंबर, और 2 ST के बैठे हैं तो उनका आएंगे 400 नंबर। लेकिन अगर इसका जो फूले शाहू और अंबेडकर के माध्यम से, इस दृष्टिकोण के माध्यम से एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस ऑफ मेरिट, तो क्या निकल के आएगा कि फॉर एग्जांपल, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ और आपसे चाहूँगा आप भी इसका मंथन कीजिएगा कि 100 कैंडिडेट बैठते हैं, अगर 100 में से OBC के 90 बैठ जाएं और 5 SC के बैठ जाएं, 3 ST के, 2 जनरल के बैठें, तो आप ये बताइए आपको कौन मेरिट लेके आएगा? 800 में से 700 OBC वाला लेके आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? शेड्यूल कास्ट आएगा। तीसरे नंबर पे कौन जाएगा? शेड्यूल ट्राइब आएगा, और सबसे नीचे जो आएगा ओपन कैटेगरी का आएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 में से 90 कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के बिठाते हैं, बैकवर्ड क्लास के 5 बिठाते हैं, ST के 2 बिठाते हैं, ST के 3 बिठाते हैं, और ओपन कैटेगरी के हम 2 बिठाते हैं, तो अब सबसे नंबर जो 800 में से 700 नंबर को उनके लेके आएगा, शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट लेके आएगा। तो अब शेड्यूल कास्ट वाला बोलेगा कि ये जितने भी लोग हैं सब नालायक लोग हैं और इनको जो है अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रतिनिधित्व, जहाँ प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा जिस समाज का, वो ही लीड करेगा। तो हमारे पुरखे इस सिद्धांत को जानते थे, तो वो किसी को ज़्यादा और किसी के कम में फेवर में नहीं थे, वो न्याय के फेवर में थे। तो इससे ये साबित हो गया कि हम जो हैं प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं, आरक्षण वाले लोग नहीं हैं। दूसरा, इससे ये साबित होता है कि हम जातिवादी लोग नहीं हैं, हमने जाति को ख़त्म कर दिया। तीसरा, हम ये बात मानते हैं कि हमने भारतीय संविधान को ग्रहण करके लिंग भेद खत्म कर दिया। चौथी बात, हम ये संगठन के माध्यम से आज ये मैसेज लेके जा रहे हैं कि हम कम नंबर पे आए हुए लोग नहीं हैं। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ बेटर देन द एफिशिएंट गवर्नमेंट। दोबारा समझाता हूँ इस बात को। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखते हैं प्रतिनिधित्व सरकार जो होती है क्षमतावान सरकार से ज़्यादा सही होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर इस कंसेप्ट को मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि जिस अनुपात में लोग रह रहे हैं उस अनुपात में लोकतंत्र के चारों पिलर पर उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आगे क्या लिखते हैं कि अगर जिस अनुपात में लोग समाज में रह रहे हैं उस अनुपात में लोकतंत्र के चारों पिलर पे इनकी हिस्सेदारी नहीं हुई, इनकी हिस्सेदारी कम हुई, तो जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि इनके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार कर सकता है वो। और संख्या अनुपात में, जिस संख्या अनुपात में लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वो अपने अनुपात से ज़्यादा इन लोकतंत्र के चारों पिलर पे आ जाते हैं तो वो अब इस स्थिति में पहुंच जाएगी कि वो किसी के साथ भी न्याय और अन्याय दोनों कर सकते हैं। तो हमारे महापुरुषों के सामने ये स्थिति थी कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम, दोनों ही नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने संख्या अनुपात को
हिस्सेदारी को, संख्या अनुपात के प्रतिनिधित्व को, इस प्रतिनिधित्व सिद्धांत को उन्होंने स्वीकृति दी और संख्या अनुपात के हिसाब से रखा। अब उनको पता था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो उनके जो लोग हैं वो धनवान होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो अब हमारे समाज के पास क्या अभाव है? हमारे समाज पर सेन गुप्ता की रिपोर्ट है कि 56 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो 20 रुपये कमाते हैं पर डे, और ऐसे 19 करोड़ लोग हैं जो 6 रुपये कमाते हैं, यानी कि 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 600 रुपये से कम कमाते हैं। तो इस समाज के अंदर भली भांति उनको पता है कि धन का अभाव है। तो अब क्या वो मामला चला रहे हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप MBBS कीजिए, और अगर आप नहीं है आपके पास तो आप ही नालायक हो। और हमारे लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हाँ यार मेरी गलती थोड़ी है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं, इस सिद्धांत को बोलते हैं सबलिंगुअल मैसेजिंग, कि आप हवा में ऐसा वातावरण निर्माण कर दो। लोग बोलते हैं कि हम फ्लरिश कर रहे हैं, या हम मेरिटोरियल हैं, या हम ये करने के लिए क्षमता है। मैं एक चैलेंज करता हूँ, किसी को भी एक स्पेस में ले जाकर रख दो 1 मिनट के लिए, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ वातावरण उसके विरोध में है। तो वातावरण जिसके समर्थन में है वो लोग आगे बढ़ेंगे। और वातावरण निर्माण कैसे होता है? जिस समाज में हम रहते हैं विचार से होता है। विचार कहाँ से आते हैं? विचार कहाँ से आते हैं? महापुरुषों से आते हैं। और उसका प्रतिपादन कौन करता है? संगठन करता है। और वो आगे कौन लेके चलता है? कार्यकर्ता लेके चलते हैं। तो आज़ादी के 70 साल तो हो चुके हैं। हमारे समाज को इतना पता लगा है कि एकेडमिक एजुकेशन लेना, नौकरी लेना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे समाज को ये अभी तक महसूस नहीं हो रहा है कि एजुकेशन लेना, ये एजुकेशन जो आप एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हो ये पार्ट है, ये संपूर्ण नहीं है। तो हमारे समाज में लिमिटेड एजुकेटेड लोगों का निर्माण हुआ, लिमिटेड एजुकेटेड लोगों का निर्माण हुआ, ये हमारी समस्या है। तो उनका जो गोल्ड मेडलिस्ट ऑक्सफोर्ड से आया हुआ इंसान वो संघ ज्वाइन करता है, और हमारा नौकरी पाया हुआ इंसान संगठन से बहुत दूर जाता है, उसके पास समय नहीं है। तो हम जो ये कारवा लेके चल रहे हैं यूनिटी ऑफ मूल निवासी और इम्पा के माध्यम से, हम अपने समाज के अंदर सभी इंसानों को 6743 जातियों को जोड़ने का हुनर, 6743 जातियों को जोड़ने का हुनर आपको सिखाने वाले हैं। ये हमारा नहीं, आपको सिखाने वाले हैं। और दूसरा, संगठन कैसे बनता है, कैसे चलता है, क्या उसके घटक होते हैं, ये आपको पढ़ाने वाले हैं। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हम इकट्ठे नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात है। इस समाज के अंदर करोड़ों लाखों संगठन नहीं चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 ही सूत्र दूंगा, उससे अगर सूत्र से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इस समाज को नेता की ज़रूरत नहीं है, इस समाज को नेता की ज़रूरत नहीं है, नेतृत्व की ज़रूरत है। तो नेता और नेतृत्व में अगर आप अंतर करना सीख गए तो 99% जो समस्या है इस समाज की ख़त्म हो जाएगी। कैसे? नेता आपको संगठन का तख्ती लगाता है और आपको बुलाता है। नेता आपको संगठन की तख्ती लगाता है और आपको बुलाता है, आपके 10-20 साल लेता है, और 20 साल बाद जो 20 साल पहले कह रहा था उससे बदल जाता है। जो 20 साल वो पहले कह रहा था उससे बदल जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि मेरे पास ताकत का निर्माण हो गया है, मेरे पास साधनों का निर्माण हो गया है। और सेंट्रल पॉलिसी के तहत जो सामने जिसके साथ शुरुआती दौर में चला था उसके पास ना तो साधन है और ना वो उतना समय निकाल सकता कि वो प्रचार प्रसार करे मेरी तुलना में। तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है कि अब डिक्टेटरशिप लागू की जा सकती है। तो आप उससे भिन्न होंगे तो वो आपको पे एलिगेशन लगाएगा और आपको संगठन से बाहर कर देगा। वो आप पे एलिगेशन लगा के आपको संगठन से बाहर कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो नेतृत्व है वो आपके अंदर योग्यता का विकास करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर विक्रम PSM के डॉक्टर हैं, या डॉक्टर कृति माइक्रो के डॉक्टर हैं, तो आज इनके गुरु इनके साथ नहीं खड़े। ये अपनी फील्ड के अंदर कोई भी काम करने में सक्षम है। और दूसरी बात, दुनिया का कितना महान, कितना ताकतवर आदमी अगर इस फील्ड में रखता है, अगर उसको इस फील्ड में समस्या है तो इनकी बात काट नहीं सकता। इनके पास वो अचूक पावर है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर।
यानी कि हमारे जब समाज में जाते हैं हम, लोग बोलते हैं हमारी कोई बात नहीं मानता, लेकिन उनसे सवाल ये करते हैं सर लोग आपकी बात नहीं मानते या सही बात नहीं मानते, तो कहता मेरी नहीं मानता मैं, तो फिर तो माननी भी नहीं चाहिए उनको। दूसरी बात, हम डॉक्टर हैं, जब हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुआ है और आपको मीठा नहीं खाना, तो ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि पलट के कोई भी इंसान बोले कि नहीं डॉक्टर साहब आप अपनी बात बंद करो मैं तो खाऊंगा। वो ये खाएगा ज़रूर, लेकिन बोलता डॉक्टर साहब आप ठीक हो मैं कोशिश करूँगा, और वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल एटीट्यूड को डॉक्टर अपनी नहीं कर रहा। डॉक्टर जो सिद्धांत हैं मेडिकल फील्ड में, उस सिद्धांत का इस्तेमाल करके उसको उपचार कर रहा है, ठीक कर रहा है। इसी तरीके से जब आप नेतृत्व के पास जाते हैं और नेतृत्व आपके अंदर योग्यता का विकास करता है, आपको संगठन बनाने चलाने की प्रयास करता है और 6743 जातियों में जोड़ने का हुनर सिखाता है, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं, तो आपके अंदर विकास हो गया ना। तो नेता और नेतृत्व में डिफरेंस ये